नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी किस पर, स्वरों पर, और जो हमारी दूसरी क्लास होने वाली है व्यंजनों पर। तो इस क्लास में हम व्यंजनों को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, पहले ये समझते हैं व्यंजनों को लिखा किस तरीके से जाता है। तो देखिए, हम अगर व्यंजन हमको लिखने सीखने तो हमको क्या याद करना होगा? कचट तप। जी हाँ दोस्तों, हमको याद करना होगा कचट तप। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कचट तप, ये ठीक है। तो ये क्या है? ये का वर्ग। तो का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं? 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, डा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ड आते हैं। इसी तरीके से आप चा वर्ग में देखेंगे तो चा वर्ग में भी 5 वर्ड आते हैं। इसी तरीके से टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो अभी जो 25 ये व्यंजन है, सभी कितने हैं? ये 25। जैसे कि कचट तप, और कचट तप आप याद कर लेंगे तो आप कितने बड़ों को लिखने के लिए सीख जाएंगे, यानी व्यंजनों को लिखने के लिए सीख जाएंगे। 25 व्यंजनों को आप आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 25 के 25 ये व्यंजन हैं, इनको बोलते क्या है? तो दोस्तों इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? देखिए, जब हम इन व्यंजनों को बोलेंगे, कोई भी इनमें से आप कोई भी व्यंजन ले लीजिए, ठीक है, का, छा, गा, कोई भी, तो हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है मुंह के किसी ना किसी हिस्से को छूती है, यानी टच करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? इसलिए बोलते हैं इनको स्पर्श व्यंजन। ठीक है साथियों, लेकिन जो ये आपको जो 5वीं जो पंक्ति दिख रही है, ये जहां पर जैसा कि मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसा कि आपको जो 5वीं पंक्ति दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर या नासिक्य। लेकिन अच्छा, इसको पंचमा अक्षर और नासिक्य क्यों बोलते हैं? तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे डा, अड़ा, ना, मा, इया, तो अगर आप इनको नाक बंद कर बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है साथियों, इसलिए इसको पंचमाक्षर या नासिक्य बोलते हैं। लेकिन नासिक्य मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी, और दोस्तों जो पिछली जो पीडीएफ थी हमारी, आपको एकदम बेहतरीन शानदार मिली होगी। कहाँ पर मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, एजुकेशन विद डबल ए पर। वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यारा लावा, जो ये 4 वर्ड हैं, यारा लावा, ये 4 व्यंजन, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है साथियों, अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये एकदम अंदर से आते हैं। आप बोल के देखिए, या, रा, तो कहां से आते हैं? अंदर से आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। लेकिन इनमें दो वर्ड यानी कि 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्धस्वर बोलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इसमें व्यंजन है जिनको अर्धस्वर बोलते हैं? एक तो होता है या, और एक होता है बा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनको बोलते हैं अर्धस्वर। अब ये समझते हैं कि इनको अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, तो समझते हैं दोस्तों। देखिए, आपने एक शब्द लिखा देखा हुआ जिसका नाम है कौआ। ठीक है साथियों, जिसका नाम है कौआ। कौआ को इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन कौआ को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा कौआ को लिखने का? देखिए, कौआ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? दोनों में से कोई भी शब्द गलत नहीं है। ठीक है साथियों, इसलिए क्या बोलते हैं? बा को अर्धस्वर बोलते हैं। अब देखते हैं या को अर्धस्वर क्यों बोलते हैं। तो या को अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं, आपने एक शब्द और लिखा देखा होगा, महिलाएं। कौन सा शब्द? महिलाएं। देखिए, महिलाएं इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है साथियों, इस तरीके से। अब एक तरीका और है महिलाओं लिखने का, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए, इस तरीके से महिलाएं लिख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से महिलाएं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो ये या और बा है, किसका काम कर रहे हैं? स्वर की जगह अर्धस्वर का काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको या और बा को इसलिए अर्धस्वर बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं हम सा है। तो इनको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, और इनको ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संघर्षी। ठीक है साथियों, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इनको ऊष्मीय क्यों बोलते हैं? तो ऊष्मीय इसलिए बोलते हैं, जब आप बोलेंगे श, तो ये क्या, अगर आप इन शब्दों को बोलेंगे, इन बड़ों को आप बोलेंगे तो अंदर से एकदम गर्म हवा आती है। ठीक है, और संघर्षी क्यों बोलते हैं? तो संघर्षी इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जब आप बोलेंगे ना इनको स है, यानी एक तरीके से देखेंगे संघर्ष करके ये भीतर से आवाज आती है, तो इन्हें संघर्षी इसलिए बोलते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि संयुक्त व्यंजन मैंने लिखे हैं 4, एक तो हो गया छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो बड़ों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो कौन कौन से बड़ों से मिलकर बने होते हैं वो भी देख लेते हैं साथियों। जैसा कि पहला हम देख लेते हैं ये छा। छा किसके सहयोग से मिलकर बना है? देखिए जो ये आपका ये छा है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें होता है आधा तो का छुपा होता है और पूरा इसमें सा छुपा होता है, ठीक है साथियों। और जो आपका जो त्रा है, त्रा किससे मिलकर बना होता है? त्रा को भी देख लेते हैं साथियों। तो त्रा भी आपका मिला बना होता है आधे तो ता से मिलकर बनता है ये, और पूरे रा से मिलकर बनता है, ठीक है साथियों, पूरे रा से। अब इसके बाद देख लेते हैं हम क्या, ज्ञा। तो ज्ञा किस किस शब्द से मिलकर बना होता है? ज्ञा को भी देख लेते हैं साथियों। ये ज्ञा आपका मिलकर बना होता है, आधे तो ये जा से मिलकर बना होता है और पूरा इसमें इया होता है। इया बोलते हैं इसको, आप चूल्हे खाली भी बोलते होंगे, ठीक है साथियों। और जो आपका जो श्रा है, ये श्रा किससे मिलकर बना होता है? श्रा को देख लेते हैं। तो इस श्रा मिलकर बना होता है आपका आधे तो सा से मिलकर बना होता है, प्लस इसमें पूरा रा मिलकर बना होता है, ठीक है साथियों। तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आपने ये देख लिया क्यों संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्यों ना बढ़े दोस्तों, चलिए देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन दो व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त एक तो होता है डा और एक होता है अड़ा। तो उत्क्षिप्त इनको क्यों बोलते हैं? देखिए जो ये दो व्यंजन आपको दिख रहे हैं इनको प्योर हिंदी शुद्ध हिंदी के ये क्या है? ये दो बड़े यानी कि व्यंजन है। इनकी खास बात क्या है? तो इनकी खास बात यह है कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इन दो व्यंजनों से अगर कोई भी शब्द शुरू मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है साथियों। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, ये हमेशा बीच में आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मेढक, तो मेढक में हमेशा यही आएगा, बीच में आएगा। तो इसके बाद देखते हैं साथियों कि जो जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजनों की कुल संख्या क्या है। हालांकि यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुल व्यंजनों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे कि कुल व्यंजनों की संख्या क्या है। चलिए देखते हैं कुल व्यंजन कितने होते हैं। देखिए जो कुल व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे 33। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कुल व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? 33 होती है। कौन कौन से 33 होते हैं? देखिए 25 तो आपको स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 25 के बाद 4 हो जाएंगे अंतस्थ और 4 हो जाएंगे ये ऊष्मीय, ठीक है। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ कुल व्यंजनों की संख्या, ठीक है साथियों। आपको ये याद रखना है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है साथियों। जो आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तो आपको ज्यादातर क्या करना है, यहाँ पर समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज समझनी है आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये कुछ क्रम है। अब देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं। तो इधर साइड में देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरह से होता है। पहला होता है आपका घोषत्व के आधार पर या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका प्राणत्व के आधार पर या प्राण वायु के आधार पर। हम व्यंजनों को दो प्रकार से बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम समझते हैं कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन क्या प्रकार के होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो भी समझ लेते हैं। पहले समझते हैं क्या घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए उसको समझ लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। तो दोस्तों अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन या स्वर तंत्रियों कंपन के आधार पर व्यंजन। तो घोषत्व के आधार पर या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अघोष, एक होता है सघोष या फिर घोष। तो देखिए ये मैंने यही लिखे हैं, एक होता है कौन सा अघोष और दूसरा होता है सघोष या घोष। तो देखिए अघोष की परिभाषा क्या है, तो मैं परिभाषा को बता देता हूं, यहाँ पर लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें परिभाषा लिखी हुई मिलेगी। तो अघोष उसे कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलते वक्त हमारी स्वतंत्रियां कंपन ना करें उन्हें क्या बोलते हैं अघोष, और जिन व्यंजनों को बोलते वक्त हमारी स्वतंत्रियां कंपन करें उन्हें क्या बोलते हैं सघोष। तो पहले देखते हैं कि अघोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से आते हैं, हमने जो यहाँ पर लिखा था, आपकी जो पहली पंक्ति है का वाली,
तो वो आ जाएगी आपके अघोष में, और जो दूसरी पंक्ति है वो भी आ जाएगी कहाँ पर आपकी अघोष में। अब देखिए इनको बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या होती है कि याद नहीं होते। दोस्तों जिस तरीके से मुझे याद है मैं भी आपको याद कराऊंगा, पक्का मेरा वादा है। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पहली जो अघोष है उसमें कौन कौन सी पंक्ति आती है, पहली और दूसरी। अब याद कैसे करने हैं, तो मुझे कैसे याद, देखो जैसे कि अघोष है तो अघोष में क्या आ पहला वर्ड है, आ पहला वर्ड, तो आ से तो आ गई पहली पंक्ति, और इसके बाद एक दूसरी भी आ जाती है, ठीक है, ये मुझे याद है। और देखिए सघोष में कौन कौन सी आती है, जब दो यहाँ पर आ गई तो अब पंक्ति कितनी है, 5 है, तो तीसरी चौथी पांचवी कहाँ पर आ जाएगी, सघोष में। आसानी से याद हो सकता है। इसके बाद देखेंगे जो हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कहाँ पर आएंगे, तो अंतस्थ व्यंजन आएंगे आपके किसमें, सघोष में। अब इनको कैसे याद करें, तो देखिए इनको आपको ये तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि अगर हम पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। तो आगे ये कहाँ पर, सघोष में। कौन से अंतस्थ जो व्यंजन आपके आते हैं, सघोष में। क्यों, हमने कहा था जिन स्वरों को या जिन व्यंजनों को बोलते वक्त हमारी स्वतंत्रता कंपन करें, जैसे आप बोल के देखिए यहाँ पर या रा ला वाह, तो ये एकदम घर्षण सा होता है अंदर, यानी कंपन होता है। जैसे बोलेंगे या, तो आप देखेंगे एक तरीके से क्या होता है, कंपन होता है। तो इसके बाद सघोष में अंतस्थ आया था। अब देखते हैं जो आपका जो है ऊष्मीय व्यंजन। अब देखिए सा इसमें कोई कंपन कर रही है, स्वतंत्रता नहीं कर रही ना, तो आपका सीधी सीधी सिंपल बात कहाँ में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे तीनों सा। और जो है तो आप बोल कर देखिए, है तो एकदम घर्षण हो रहा है अंदर, तो है कहाँ पर आ जाएगा, सघोष में है आ जाएगा। कुछ चिंता वाली बात है नहीं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए सघोष में क्या है, ये स्वतंत्र कंपन कर रही है, स यूं बोल देंगे, और है में तो भाई आप कंपन कर रहे हैं, आप खुद बोल के देख सकते हैं। अब देखिए हमने देख लिया घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अब देखते हैं किसके, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अब देखते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरीके से होता है। दो तरीके कौन कौन से होता है, एक तो होता है आपका अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। तो अब समझते हैं, पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या देखना है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी जो प्राण कम निकले, कम जान निकले, तो उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। और जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारे ज्यादा प्राण निकले, तो उन्हें बोलते हैं महाप्राण। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारे यहाँ पर देख लेते हैं, हमारी जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति किसमें आएगी, ये पहली पंक्ति आ जाएगी अल्प प्राण में। अल्प प्राण में पहली पंक्ति आ जाएगी, और तीसरी और पांचवी, यानी कि आप देखेंगे अल्प प्राण में कौन कौन सी पंक्ति आएगी, एक ये आएगी, और एक को छोड़ के फिर ये, फिर इसको छोड़ के ये, यानी कि अल्प प्राण में कौन कौन सी पंक्ति आएगी, पहली तीसरी पांचवी। अच्छा, अब पहली तीसरी पांचवी तो हमने अल्प प्राण में रख दी। अब इसके बाद देखेंगे महाप्राण में कौन कौन सी बची, ऑफकोर्स दूसरी और चौथी बची, तो दूसरी और चौथी कहां पर रख देते हैं, अल्प प्राण में हम रख देते हैं। दूसरी चौथी यानी कि एक तो ये खा छा, अगर आप बोल के देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा प्राण से रहता है। जैसे हम बोले खा छा, तो आप देखेंगे बोलकर, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा प्राण से लगते हैं, तो इसे बोलते हैं महाप्राण। और दूसरी और चौथी आएगी महाप्राण में। अब देखते हैं कि जो आपके स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, तो वो स्वर कहाँ पर आते हैं, वो आ जाते हैं आपके अल्प प्राण में। स्वरों में क्या आप बोल रहे हैं, आ, आ, इ, उ, इसमें क्या आराम से बोल देंगे अल्प प्राण में, तो स्वर कहाँ पर आएंगे, आपके अल्प प्राण में आ जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन किस में आएंगे, वो भी आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। अब बोल के देखिए अंतस्थ व्यंजन में, इसमें कोई प्राण लग रहे हैं तो आप खुद बोल के देख सकते हैं, यार अलावा कुछ प्राण लगे, आराम से बोल सकते हैं। तो कहां पर जो ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे, ये वाले अंतस्थ व्यंजन चारों कहां पर आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। अब बच्चे हमारे कौन से, अब बच्चे हमारे ऊष्मीय व्यंजन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊष्मीय व्यंजन सा है, ये आप देखिए बोल के है सा, तो ये कहां पर महाप्राण में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऊष्मीय व्यंजन किसमें रख दिए, महाप्राण में रख दिए। और आपको एक क्वेश्चन और देखना है कि जैसे कि हम कहें कि व्यंजनों को कितनी पंक्तियों में लिखा जा सकता है, तो व्यंजनों को 7 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। 7 कौन कौन सी पंक्ति होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंक्ति ये लिया जाती है। संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा हमने वर्णमाला में क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक तो स्वर पढ़ लिए,
और ये व्यंजन प्रणाली। अगर आपने स्वर वाली क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगली वीडियो होगी उस पर हम लाएंगे उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम आपके लिए उच्चारण स्थान अगली वीडियो में लाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।